स्टूडेंट, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिरट्टी। आज अपन जो अपना माइनर सब्जेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है अपना माइनर, उसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 पर देखेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें महात्मा गांधी का स्वच्छता के बारे में क्या दर्शन था, यानी कि महात्मा गांधी स्वच्छता के बारे में क्या सोचते थे। तो महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं थी, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शुद्धता भी थी। वे मानते थे कि आंतरिक और बाहरी स्वच्छता एक दूसरे से जुड़ी हुई है और स्वच्छ भारत एक नैतिक राष्ट्र की नींव है। यह उनके ग्राम स्वराज और स्वच्छता ही सेवा के सिद्धांतों का अभिन्न अंग था। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, गांधी जी ने स्वच्छता को ईश्वरत्व के समीप क्यों माना। तो गांधी जी ने स्वच्छता को ईश्वरत्व के समीप माना क्योंकि उनके लिए शारीरिक स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता और मन की शुद्धता अविभाज्य थी। उनका मानना था कि गंदे वातावरण में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता और स्वच्छता एक नैतिक कर्तव्य है व आत्म सुधार का मार्ग है। यानी कि स्वच्छता अपना नैतिक कर्तव्य है, इससे स्वच्छ जीवन यापन कर सकते हैं अपन। आपने तो यहाँ ऐसे भी कहा जाता है कि भाई जहाँ स्वच्छता होती है, सफाई होती है, वहीं देवता विराजमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता के साथ साथ सामुदायिक स्वच्छता पर क्यों जोर दिया। तो गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामुदायिक स्वच्छता पर जोर दिया क्योंकि वे जानते थे कि एक व्यक्ति की स्वच्छता तब तक अधूरी है जब तक उसका परिवेश भी स्वच्छ न हो। उनका मानना था कि स्वस्थ समाज के लिए सामूहिक प्रयास और जिम्मेदारी आवश्यक है, विशेषकर गांवों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी के स्वच्छता के विचारों का स्वच्छ भारत अभियान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी के स्वच्छता के विचारों का स्वच्छ भारत अभियान पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह अभियान सामुदायिक भागीदारी, शौचालय के उपयोग और व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है और गांधी जी के स्वच्छता ही सेवा और हरिजन सेवक संघ के सिद्धांतों से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वच्छ भारत अभियान कब और किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गांधी जी की 150वीं जयंती 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना और देश भर में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, स्वच्छ भारत अभियान के 2 प्रमुख घटक क्या है। तो स्वच्छ भारत अभियान के 2 प्रमुख घटक हैं ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान जो खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने और ग्रामीण स्वच्छता पर केंद्रित है, तथा शहरी स्वच्छ भारत अभियान जो शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शौचालय निर्माण पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने का क्या महत्व है। तो खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने का महत्व यह है कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करती है, बीमारियों के प्रसार को कम करती है, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा व गरिमा को भी बढ़ाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को एक सामाजिक मानदंड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार परिवर्तन को कैसे बढ़ावा दिया। तो स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक नेतृत्व, व्यवहार परिवर्तन, संचार और प्रेरक मॉडलों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। इसमें ग्राम पंचायतों को सक्रिय करना, शौचगृह बनाना और शौचालय के उपयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय क्रांति का क्या अर्थ है। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय क्रांति का अर्थ है कि देश भर में लाखों शौचालय का निर्माण करना और उनके उपयोग को बढ़ावा देना, विशेषकर ग्रामीण और गरीबी
शहरी परिवारों के लिए। इसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त कर देना और सभी तक सुरक्षित स्वच्छता पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता पर जोर और व्यवहार परिवर्तन के बीच क्या संबंध है? तो स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता पर जोर और व्यवहार परिवर्तन के बीच गहरा संबंध है। शौचालय निर्माण केवल एक भौतिक सुविधा है। वास्तविक बदलाव तब आता है जब लोग वास्तव में उनका उपयोग करना शुरू करते हैं और खुले में शौच की प्रथा को छोड़ देते हैं। व्यवहार परिवर्तन ही अभियान की सफलता की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता को जन आंदोलन कैसे बनाया? तो स्वच्छ भारत अभियान ने जन भागीदारी, जागरूकता अभियानों, स्वच्छता प्रतियोगिताओं और मशहूर हस्तियों के समर्थन के माध्यम से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया। इसमें लोगों की अपनी भूमिका समझने, सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, स्वच्छता शब्द में क्या क्या शामिल है? तो स्वच्छता शब्द में केवल शौचालय ही शामिल नहीं है, बल्कि मानव अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन सहित सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थितियाँ भी शामिल हैं। इसमें पानी पीने की सुरक्षा, स्वच्छता शिक्षा और व्यक्तिगत पर्यावरणीय स्वच्छता भी आती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वच्छता प्रबंधन का क्या महत्व है? तो स्वच्छता प्रबंधन का महत्व यह है कि यह सार्वजनिक स्वच्छता की रक्षा करता है, बीमारियों के प्रसार को रोकता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। इसमें अपशिष्ट संग्रह, परिवहन, उपचार और सुरक्षित निपटान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अपशिष्ट उत्पादन को कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण पर जोर देता है। फिर शेष अपशिष्ट का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सुरक्षित निपटान करता है। इसका लक्ष्य संसाधनों का संरक्षण करना और पर्यावरण प्रभाव को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत का क्या महत्व है? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का अत्यधिक महत्व है। यह अपशिष्ट की मात्रा को कम करता है, यानी कचरे की मात्रा को कम करता है, संसाधनों का संरक्षण करता है और लैंडफिल पर दबाव घटाता है, यानी भूमि पर जो अनावश्यक कचरा पड़ा हुआ है उसको कम करता है। यह पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी तरीका है, यानी पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दो प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दो प्रमुख चुनौतियां अपशिष्ट का अत्यधिक उत्पादन और अपर्याप्त पृथक्करण व प्रसंस्करण सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक अपशिष्ट बीनने वालों का प्रबंधन और उचित लैंडफिल साइटों की कमी भी चुनौतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर में क्या अंतर है? तो ग्रे वाटर एक अपशिष्ट जल है जो रसोई सिंक, शॉवर और कपड़े धोने से उत्पन्न होता है बिना मलमूत्र के। ब्लैक वाटर वह अपशिष्ट या जल है जिसमें शौचालय का मलमूत्र मिला होता है। ब्लैक वाटर अधिक प्रदूषित या दूषित होता है और खतरनाक होता है, जबकि ग्रे वाटर को कुछ हद तक उपचारित करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी कि रसोई का वाटर हो तो बोझों में भी डाल सकते हैं। बोझों का मतलब इतना सा है, पौधों में। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रामीण क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि अनौपचारित तरल अपशिष्ट भूमिगत जल स्रोतों और मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि जल जनित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसका उचित प्रबंधन ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए
आवश्यक है। यानी मच्छर भी पैदा होंगे जब नालियों में पानी का भराव होगा, सफाई नहीं बरती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 का क्या लक्ष्य है? तो स्वच्छ भारत अभियान सेकंड का लक्ष्य है खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना और मजबूत करना। शौच मुक्त, साथ ही ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका उद्देश्य ODF प्लस गांवों का निर्माण करना है जहाँ समग्र स्वच्छता हो, यानी खुले में शौच को बंद करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, जन भागीदारी स्वच्छता प्रबंधन में क्यों महत्वपूर्ण है? यानी स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको पता है, ये आसान सा सब्जेक्ट आप कर दोगे, मेरे को पता है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लोगे तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया अपने, अब इसका आंसर देखते हैं। जन भागीदारी स्वच्छता प्रबंधन में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों की अपनी स्वच्छता आदतों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। यानी लोगों को प्रेरित करती है जिम्मेदारी, लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं स्वच्छता को। कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करती है और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार समाधान खोजने में मदद करती है। ये केवल सरकारी प्रयास नहीं है बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे करके यूनिट फर्स्ट पे अपन ने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आगे भी ऐसे ही 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। और टाइम कम है अपने पास, वरना मैं थ्योरी क्लास लेके आता हूँ जहाँ से सब कुछ कवर हो जाता है। धन्यवाद। अगर कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद। हेलो राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। अपन अपना जो माइनर सब्जेक्ट है स्वच्छता, स्वच्छ भारत, उस पर क्वेश्चन देख रहे थे। इसकी अपन ने फर्स्ट यूनिट देख ली थी, आज सेकंड यूनिट जो स्वच्छ भारत के संकेतक ग्रामीण, इस पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी एग्जाम रिलेटेड। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में ग्रामीण भारत में घरेलू स्वच्छता कवरेज की स्थिति क्या थी जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था? तो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ के समय ग्रामीण भारत में घरेलू स्वच्छता कवरेज बहुत कम थी, लगभग 38.7% थी। अधिकांश ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय नहीं थी और वे खुले में शौच करते थे, जिससे गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2022 तक ग्रामीण भारत में घरेलू स्वच्छता कवरेज में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए? तो 2022 तक ग्रामीण भारत में घरेलू स्वच्छता कवरेज में जबरदस्त वृद्धि हुई, जो लगभग 100% तक पहुंच गई। यह स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत करोड़ों शौचालय के निर्माण और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है, जिससे खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वच्छता कवरेज में वृद्धि का ग्रामीण स्वास्थ्य संकेतों पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो स्वच्छता कवरेज में वृद्धि का ग्रामीण स्वास्थ्य संकेतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जल जनित बीमारियां जैसे कि डायरिया, हैजा में कमी आई है। बच्चों में कुपोषण और स्टंटिंग यानी नाटापन की दर बहुत ही कम हुई है, या फिर इसमें सुधार हुआ है। समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, स्वच्छता कवरेज में वृद्धि ने ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को कैसे बढ़ाया है? तो स्वच्छता कवरेज में वृद्धि ने ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को बढ़ाया है, क्योंकि उन्हें खुले में शौच के लिए बाहर जाने के जोखिम को, जिनमें हिंसा होती थी, इनसे मुक्ति मिली है। घरों में शौचालय होने से उनकी निजता सुनिश्चित हुई है और उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, 2014 से लेकर 2022 तक स्वच्छता कवरेज में इतनी तीव्र वृद्धि के दो प्रमुख कारण क्या थे? तो 2014 से 22 तक स्वच्छता कवरेज में इतनी वृद्धि के दो प्रमुख कारण थे: सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और व्यापक जागरूकता अभियान। इसका साथ ही सामुदायिक भागीदारी और शौचालय के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी महत्वपूर्ण रही है। हालांकि अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर शौचालय नहीं है। इसमें कुछ लोगों को अपनी भागीदारी देनी चाहिए और कुछ प्रयास सरकार के द्वारा भी किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, खुले में शौच मुक्त गांव से आप क्या समझते हैं? तो एक खुले में शौच मुक्त गांव वह है जहां गांव का कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता और सभी घरों तथा सार्वजनिक संस्थानों में शौचालय तक पहुँच है तथा उनका नियमित उपयोग किया जाता है। यह केवल शौचालय निर्माण नहीं बल्कि व्यवहार में परिवर्तन पर भी केंद्रित है। यानी कि शौचालय निर्माण से काम नहीं चलेगा, उनका उपयोग भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक गांव को ODF घोषित करने के लिए दो प्रमुख मानदंड क्या हैं? तो एक गांव को ODF घोषित करने के लिए दो प्रमुख मानदंड हैं कि सभी घरों में शौचालय होने चाहिए और उनका नियमित उपयोग किया जाना चाहिए तथा गांव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन इस स्थिति की स्थिरता के लिए आवश्यक है। यानी व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ODF स्थिति की पुष्टि प्रक्रिया का क्या महत्व है? तो ODF स्थिति की पुष्टि प्रक्रिया का महत्व यह है, यह घोषित ODF स्थिति की सत्यता और स्थिरता सुनिश्चित करती है। इसमें तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन, समुदाय आधारित निगरानी और व्यवहार परिवर्तन की निरंतरता का आकलन शामिल होता है ताकि वास्तविक और टिकाऊ परिणाम मिले। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, खुले में शौच मुक्ति स्थिति प्राप्त करने में व्यवहार परिवर्तन संचार की क्या भूमिका रही है? तो खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने में व्यवहार परिवर्तन संचार की केंद्रीय भूमिका रही है। इसने शौचालय उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई है, मिथकों को तोड़ा है और खुले में शौच के स्वास्थ्य व सामाजिक प्रभाव पर जोर दिया है, जिससे लोगों ने अपनी आदतों को बदला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ODF स्थिति को बनाए रखने के लिए दो प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? आपको अगर ये क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि भैया कहाँ से क्वेश्चन उठा के लेके आए, तो भैया ऐसा आपको लग रहा है तो लग ही रहा है, मैं तो सिलेबस पे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ODF स्थिति को बनाए रखने के लिए दो प्रमुख चुनौतियाँ हैं: शौचालयों के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करना, नवनिर्मित शौचालय का उपयोग न करना। इन शौचालय के रखरखाव तथा सफाई की निरंतरता, जनसंख्या वृद्धि और प्रवासन भी चुनौतियाँ पैदा कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ODF प्लस गांव की अवधारणा क्या है? तो ODF प्लस गांव की अवधारणा ODF स्थिति में एक कदम आगे है। इसमें न केवल खुले में शौच मुक्त शामिल है बल्कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी होनी चाहिए और गांव में दृश्य स्वच्छता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अपन। माइक लगा लिया है मैंने, अगर बीच में कुछ आवाज़ कटफट जाती है तो मेरे को नहीं पता चलेगा, टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ODF प्लस मॉडल के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दो प्रमुख संकेतक क्या हैं? तो ODF प्लस मॉडल के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दो प्रमुख संकेतक हैं: ग्राम स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्करण, गीला या सूखा, और अपशिष्ट संग्रह व सुरक्षित निपटान या प्रसंस्करण की सुविधा, जैसे कि खाद बनाना, पुनर्चक्रण करना। यानी गाँव में गीला और सूखा को अलग करना और उनका निपटान करना, उनकी खाद बनाना या फिर पुनर्चक्रण करना, रिसाइकलिंग करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, ODF प्लस मॉडल के तहत तरल अपशिष्ट प्रबंधन के दो प्रमुख संकेतक क्या हैं?
तो ODF प्लस मॉडल के तहत तरल अपशिष्ट प्रबंधन के दो प्रमुख संकेतक हैं। घरों से निकलने वाले ग्रे वाटर, बगैर मलमूत्र के अपशिष्ट जल के प्रबंधन की व्यवस्था, जैसे कि सोक पिट्स, मैजिक पिट्स, और सार्वजनिक स्थानों पर जल भराव को रोकना व जल निकासी की उचित व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, दृश्य स्वच्छता विजुअल क्लीनलाइनेस का ODF प्लस मॉडल में क्या अर्थ है? तो दृश्य स्वच्छता का ODF प्लस मॉडल में अर्थ है कि गांव के सार्वजनिक स्थान, जैसे कि सड़कें हो गई, गलियां हो गई, तालाब के किनारे के स्थान हो गए, साफ सुथरे और कचरा मुक्त होने चाहिए। इसका उद्देश्य एक समग्र स्वच्छ और सौंदर्यपूर्ण वातावरण बनाना है, न कि केवल शौचालय पर ध्यान केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ODF प्लस स्थिति प्राप्त करने का ग्रामीण समुदाय पर क्या अतिरिक्त लाभ होगा? तो ODF प्लस स्थिति प्राप्त करने का ग्रामीण समुदाय पर अतिरिक्त लाभ होता है, जिसमें पर्यावरण में सुधार आता है, बीमारियों की कमी आती है, संसाधनों को बेहतर उपयोग मिलता है, जैसे कि खाद बना सकते हैं कचरे को, ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र वृद्धि शामिल होती है। यह स्वच्छता को एक समग्र अवधारणा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ODF प्लस गाँव में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए दो प्रमुख विधियाँ क्या हैं? तो ODF प्लस गाँवों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए दो प्रमुख विधियाँ हैं, सोक पिट्स व मैजिक पिट्स का निर्माण, जो ग्रे वाटर को भूमि में सोखने देते हैं और स्थानीय स्तर पर इस अपशिष्ट जल के उपचार के लिए तालाबों या छोटे पाउंड का विकास करते हैं। ये विधियाँ हैं कि भाई जल का उचित उपयोग कैसे करें, तालाब बनाओ, बहने मन दो, है ना, स्वच्छ रखो जल को भी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ODF प्लस मॉडल में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर क्यों जोर दिया गया है? तो ODF प्लस मॉडल में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि प्लास्टिक अपशिष्ट एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, जो मिट्टी और जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसका उचित संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करके ग्रामीण पर्यावरण को स्वच्छ रखना इसका लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ODF प्लस स्थिति को बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? यानी कि इसको ग्राम पंचायत क्या काम करती है इसके लिए? ODF प्लस स्थिति को बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत की केंद्रीय भूमिका होती है। वे स्वच्छता परियोजना बनाती है, संसाधनों का प्रबंधन करती है, जागरूकता अभियान का नेतृत्व करती है और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के संचालन व रख रखाव को सुनिश्चित करती है। लगातार बोलता हूँ तो गला सूख जाता है, वैसे इतना सा कारण है आवाज़ कैसे आना। ODF प्लस मॉडल में बायोगैस संयंत्र की भूमिका हो सकती है क्या? तो भाई बिल्कुल हो सकती है। ODF प्लस मॉडल में बायोगैस संयंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यह जैविक अपशिष्ट जैसे कि पशु गोबर, रसोई का गीला कचरा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा मिलती है और अपशिष्ट का कुशल निपटान होता है। यह ग्रामीण समुदाय के लिए एक टिकाऊ समाधान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यवहार परिवर्तन ODF प्लस स्थिति प्राप्त करने में कैसे एक सतत आवश्यकता है? तो व्यवहार परिवर्तन ODF प्लस स्थिति प्राप्त करने में एक सतत आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को न केवल शौचालय का उपयोग करने में आदत डालनी होगी, बल्कि अपशिष्ट को अलग करने, प्लास्टिक को ठीक से निपटान करने और अपने परिवेश को साफ रखने की आदत भी डालनी होगी। यह एक निरंतर सीखने और अनुकूल बनाने की एक प्रक्रिया है। भाई देखो 11:41 हो गई, ये रात का समय है, दिन का नहीं है। दिन में तो अक्सर ट्रेन चलती है, वैसे भी शोर शराबा होता रहता है। अब रात में क्या है कि इतनी ट्रेन तो चलती है, फिर भी आसपास का जो माहौल है वो शांत रहता है, और कमरे को बंद कर रखा है, पंखा चला नहीं रखा है, तो गर्मी लग रही है। बस आपके लिए की जा रही है इतनी मेहनत, पढ़ाई से अलग टाइम निकाल कर आपको दिया जा रहा है। मेरे को लगता है कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से करेंगे आप। धन्यवाद।
हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन स्वच्छ भारत पर यूनिट 1 और सेकंड देख ली थी, उसकी 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। आज अपन यूनिट 3 पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, टिकाऊ अर्थव्यवस्था से आप क्या समझती हैं? तो टिकाऊ अर्थव्यवस्था एक ऐसा दृष्टिकोण है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करते हुए सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और तकनीकी रूप से उपयुक्त व्यवस्था समाधान प्रदान करता है। इसमें अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान और पुनर्चक्रण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ अर्थव्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? तो शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च जनसंख्या घनत्व, सीमित संसाधन और तीव्र नगरीकरण के कारण अपशिष्ट का कुशल प्रबंधन आवश्यक है। यह बीमारियों को रोकने, प्रदूषण को कम करने और शहर के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टिकाऊ अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख स्तंभ क्या हैं? तो टिकाऊ अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख स्तंभ हैं, सभी तक सुरक्षित और कार्यात्मक शौचालय की सुनिश्चित पहुंच करना, ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी संग्रह, उपचार और निपटान करना। इसमें व्यवहार परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, स्वच्छ शहर की अवधारणा में टिकाऊ अर्थव्यवस्था की क्या भूमिका है? तो स्वच्छ शहर की अवधारणा में टिकाऊ अर्थव्यवस्था की केंद्रीय भूमिका है। यह न केवल खुले में शौच मुक्त स्थिति सुनिश्चित करती है, बल्कि कचरा मुक्त वातावरण, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक शौचालय के रखरखाव को भी बढ़ावा देती है, जिससे शहर स्वस्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अनौपचारिक अपशिष्ट जल बीमारियों के कारण बन सकता है, यानी अनौपचारिक अपशिष्ट जल बीमारियों का कारण बन सकता है, जल निकायों को प्रदूषित कर सकता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। उचित प्रबंधन सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है और जल संसाधनों को भी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, शहरी अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए दो प्रमुख विधियां क्या हैं? तो शहरी जल को प्रबंधन करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं ये बतानी है अपन को। तो शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए दो प्रमुख विधियां हैं, जिनमें सीवेज नेटवर्क और सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण है तथा सेप्टिक टैंक और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों का उपयोग करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ केंद्रीकृत नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया के चरण क्या हैं? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया के चरण, अपशिष्ट का पृथक्करण, जिनमें गीला या सूखा अपशिष्ट हो गया, उसके शोध, संग्रह, परिवहन, उपचार, जैसे कि खाद बनाने में उपयोग कर सकती हैं, ऊर्जा के उत्पादन में पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं उसका, और अंत में वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित निपटान कैसे कर सकते हैं उसका, जैसे कि सैनिटरी लैंडफिल। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, शहरी ठोस अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्करण का क्या महत्व है? तो शहरी ठोस अपशिष्ट के स्रोत का पृथक्करण का अत्यधिक महत्व है। यह अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण को आसान बनाता है, लैंडफिल पर बोझ कम करता है और संसाधनों को बचाता है। यह प्रदूषण को कम करने और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पहला कदम है। यानी कि भूमि पर जो अनावश्यक कचरा फैला होता है उसको एक जगह एकत्र कर उसका सुरक्षित निपटान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दो प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? यानी जो अपना शहर होता है वहाँ प्लास्टिक से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दो प्रमुख चुनौतियाँ हैं, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग और एकल उपयोग प्लास्टिक की कचरे की विशाल मात्रा।
तथा अपर्याप्त संग्रह और पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचा, अनौपचारिक अपशिष्ट बीनने वालों का एकीकरण भी एक चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में कैसे योगदान करते हैं? तो अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वे अपशिष्ट की मात्रा को कम करते हैं जो लैंडफिल में जाती है, और उसी समय वे कचरे से बिजली का उत्पादन करते हैं। यह अपशिष्ट निपटान और ऊर्जा उत्पादन दोनों समस्याओं का समाधान करता है, यानी कि आधुनिक तरीके से कचरे का निपटान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कचरा मुक्त शहर की अवधारणा में अनौपचारिक अपशिष्ट बीनने वालों की क्या भूमिका है? आवाज़ ऐसी आ रही हुई है ना, गला वैसे भी खराब हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखेंगे अब। कचरा मुक्त शहर की अवधारणा में अनौपचारिक अपशिष्ट बीनने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को इकट्ठा करने और संसाधित करने में मदद करते हैं, जिससे अपशिष्ट की मात्रा कम होती है, और उन्हें औपचारिक प्रणाली में एकीकृत करने से उनकी कार्यप्रणाली में सुधार और उनके अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है। सुरक्षा नहीं, सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कचरा मुक्त शहर की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो कचरा मुक्त शहर की अवधारणा का अर्थ है कि एक शहर में कोई भी नागरिक खुले में कचरा नहीं फेंकता। सभी अपशिष्ट का कुशल संग्रह करते हैं, उनको पृथक्करण करते हैं, उपचार और सुरक्षित निपटान भी करते हैं उनका। सार्वजनिक स्थान और जल निकाय स्वच्छ होते हैं। यह व्यापक नागरिक भागीदारी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कचरा मुक्त शहर का दर्जा प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख मानदंड क्या हैं? तो कचरा मुक्त शहर का दर्जा प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख मानदंड है कि घर घर से अपशिष्ट संग्रह के स्रोत पर 100% पृथक्करण सुनिश्चित करना, तथा सभी प्रकार के ठोस अपशिष्ट का 100% प्रसंस्करण या सुरक्षित निपटान। कोई लैंडफिल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वच्छ भारत अभियान शहरों में शहरों को कचरा मुक्त बनाने में कैसे मदद करता है? यानी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की क्या भूमिका है? तो भाई जी, स्वच्छ भारत अभियान शहरी क्षेत्रों में कचरा मुक्त बनाने में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना और नागरिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से मदद करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण जैसे कि पहले शहरों को प्रतिस्पर्धा करने और स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता में सुधार के लिए कैसे कार्य करता है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण एक वार्षिक सर्वेक्षण होता है जो शहरों में स्वच्छता स्तर का आकलन करता है। यह शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, उन्हें अपने स्वच्छता प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है और नागरिकों को स्वच्छता प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करता है। आप भी ये सब्जेक्ट लिए है आपने, तो कुछ सोच के लिया होगा। आप भी सफाई किया करो, घर में किया करो, अपने आसपास में किया करो, उनकी रील बना के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला करो, है ना। लोगों को भी लगे भैया आप सफाई कर रहे हो, आपको देख कर आपके दोस्त भी करें, फिर गांव वाले करें, फिर पप्पू जी भी करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, कचरा मुक्त शहर बनाने में सामुदायिक भागीदारी की क्या भूमिका है? तो कचरा मुक्त शहर बनाने में सामुदायिक भागीदारी की केंद्रीय भूमिका है। नागरिक जब अपशिष्ट को अलग करते हैं तो सार्वजनिक स्थानों को साफ रखते हैं और स्वच्छता नियमों का पालन करते हैं, तभी एक शहर वास्तव में कचरा मुक्त हो सकता है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है, यानी कि जब आसपास के लोग सफाई करेंगे तो उनको पता चलेगा यार सफाई कैसे की जाती है, कितना जोर आता है ना। फिर वो कचरा भी नहीं फैलाएंगे, उनको पता है भाई अपन को ही सफाई करनी है, फिर अपन ही क्यों कचरा फैलाएं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कचरा मुक्त शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कैसे करता है? यह कैसे मदद करता है ना।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कचरा मुक्त शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सीधे मदद करता है, क्योंकि यह अपशिष्ट की मात्रा को कम करता है जो लैंडफिल में जाता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इस प्रकार से प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शहरी स्वच्छता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा रहा है? तो शहरी क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का या टेक्नोलॉजी का उपयोग स्मार्ट अपशिष्ट संग्रह प्रणालियाँ जैसे कि जीपीएस युक्त वाहन, सेंसर आधारित डस्टबिन, मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत निवारण और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की निगरानी की जा रही है, जिससे दक्षता बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेप्टेज प्रबंधन शहरी स्वच्छता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो सेप्टेज प्रबंधन सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मानव अपशिष्ट का प्रबंधन शहरी स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनौपचारिक सेप्टेज भूजल और मिट्टी को दूषित कर सकता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होती हैं। इसका सुरक्षित संग्रह, परिवहन और उपचार सुनिश्चित करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्थायी वित्त पोषण तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्थायी वित्त पोषण तंत्र की आवश्यकता है क्योंकि अपशिष्ट प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के निर्माण, संचालन और रखरखाव में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता शुल्क, सार्वजनिक निजी भागीदारी और कर राजस्व इसके लिए आवश्यक है। ऐसे करके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा लिए, है ना। ओके बाय डियर स्टूडेंट्स। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन जो अपना माइनर सब्जेक्ट है आयुर्वेदिक पोषण, उस पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 1 पर। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। अपना यूनिट 1 पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं? तो आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। यह स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को ठीक करने के लिए प्राकृतिक उपचारों, हर्बल दवाओं, आहार, योग और जीवन शैली प्रथाओं का उपयोग करता है। यह मन, शरीर और आत्मा के संतुलन पर केंद्रित है। यानी कि बेसिक क्वेश्चन अगर पूछेगा वो, तो ये पूछ लेगा आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, आयुर्वेद क्या है? तो आप बता देना भाई क्या है आयुर्वेद। इसमें दवाई होती हैं, योग होता है, मन को केंद्रित करना होता है ना। इन सभी का समावेश है आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत क्या है और इसका पोषण से क्या संबंध है? तो आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत वात, पित्त और कफ नामक 3 जैविक ऊर्जाओं पर आधारित है जो शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। पोषण का संबंध यह है कि यह प्रत्येक व्यक्ति का दोष प्रकार भिन्न होता है और आहार को व्यक्ति के दोष संतुलन के अनुसार समायोजित करना स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय खाद्य संस्कृति में षड्रस या 6 स्वाद का क्या महत्व है? तो भारतीय खाद्य संस्कृति में षड्रस जैसे कि मीठा हो गया, खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, कड़वा हो गया, कैसेला हो गया, तीखा हो गया का महत्व है क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि प्रत्येक भोजन में सभी 6 स्वाद मौजूद होने चाहिए ताकि शरीर को पूर्ण पोषण मिले और तीनों दोषों में संतुलन बना रहे। यह पाचन और संतुष्टि के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयुर्वेद में अग्नि का क्या महत्व है और इसका पोषण से क्या संबंध है? तो आयुर्वेद में अग्नि का अर्थ पाचन, अग्नि या चयापचय होता है। चयापचय ऊर्जा है।
इसका पोषण से गहरा संबंध है, क्योंकि ये भोजन को पचाने, पोषक तत्वों की अवशोषित करने, उनके पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। कमजोर अग्नि अपच और विषाक्त पदार्थों के संचय का कारण बनती है। इसलिए अग्नि को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। यानी शरीर में अग्नि नहीं होगी तो पाचन नहीं होगा, गैस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय खाद्य संस्कृति में मसालों का उपयोग केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि क्यों किया जाता है? यानी इनका और भी महत्व क्या है? स्वाद के लिए तो करते ही हैं भाई, इनके अलावा और क्या महत्व है इनका? तो भारतीय खाद्य संस्कृति में मसालों का उपयोग केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि उनके औषधीय गुणों और पाचन में सहायक भूमिकाओं के लिए भी किया जाता है। जैसे हल्दी, अदरक, जीरा जैसे मिसालें अग्नि को उत्तेजित करते हैं और विषाक्त पदार्थों को कम करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, आयुर्वेद के अनुसार भोजन सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों में कैसे वर्गीकृत होता है? तो आयुर्वेद के अनुसार भोजन को उसके मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि सात्विक भोजन जिसमें शुद्ध, हल्का, ताज़ा, मन को शांत और स्पष्ट करता है, जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गई। राजसिक जिसमें उत्तेजक, सक्रिय, मन को बेचैन करने वाले, जैसे कि मसालेदार भोजन, कॉफ़ी हो गई। तामसिक जिसमें भारी, बासी, आलस्य को जड़ता लाता है, जैसे कि प्रसंस्कृत भोजन, मांसाहारी भोजन, यानी जिन्हें खाने से आलस आता है। पोषण और जीवन शैली के समय के साथ परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स्ट्रा लिख दिया गया था वो तो। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, आधुनिक जीवन शैली ने भारतीय पोषण और आहार पैटर्न को कैसे प्रभावित किया है? तो आधुनिक जीवन शैली ने भारतीय पोषण और आहार पैटर्न को काफ़ी प्रभावित किया है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बढ़ता सेवन, फास्ट फूड की लोकप्रियता और पारंपरिक भोजन की उपेक्षा हुई है। लोग कम घर का बना खाना खाते हैं जिससे पोषक तत्वों की कमी होती है और जीवन शैली संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। यानी डिब्बे का भोजन खाते हैं और फिर डिब्बे में चले जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, खाद्य असुरक्षा की अवधारणा क्या है और भारत में इसकी स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, खाद्य असुरक्षा वह स्थिति है जब व्यक्ति या परिवार के पास पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक नियमित पहुंच नहीं होती है। भारत में लाखों लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण और गरीब शहरी क्षेत्रों में। हालांकि सरकारी योजनाओं से स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी लोगों तक इतनी पहुंच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, औद्योगिकीकरण का भारतीय खाद्य उत्पादन और खपत पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो औद्योगिकीकरण का भारतीय खाद्य उत्पादन और खपत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बड़े पैमाने पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हुआ है। इससे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन साथ ही प्रसंस्कृत, पैकेज्ड और कम पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत भी बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, नगरीकरण ने भारतीय आहार पैटर्न को कैसे बदला है? तो नगरीकरण ने भारतीय आहार पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से बदला है। शहरी क्षेत्रों में लोग फास्ट फूड, रेडी टू ईट भोजन का अधिक सेवन करते हैं, पारंपरिक अनाजों और सब्जियों का कम उपयोग करते हैं। समय की कमी के कारण घर का बना खाना भी कम हो गया है शहरों में। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य प्रसंस्करण का पोषण मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो खाद्य प्रसंस्करण का पोषण मूल्य पर अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रसंस्करण के दौरान विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके बजाय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अक्सर चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा होती है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय आहार में पादप आधारित प्रोटीन के पारंपरिक स्रोत क्या हैं? तो भारतीय आहार में पादप आधारित प्रोटीन के पारंपरिक स्रोत दालें हो गई, जिनमें मूंग, मसूर, अरहर, चना की दालें, विभिन्न प्रकार की फलियां हो गई जैसे कि नट हो गई, मूंगफली, बादाम हो गई, बीज हो गई, तिल हो गई, अलसी हो गई, कुछ अनाज हो गई, बाजरा हो गया, ये शाकाहारी भोजन के आधार रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, भारतीय समाज में भोजन से संबंधित दो प्रमुख मिथक या गलत धारणाएं क्या हैं? तो भारतीय समाज में भोजन से संबंधित दो प्रमुख मिथक हैं कि घी अस्वास्थ्यकर है, जबकि सही मात्रा में यह फायदेमंद है, और सभी कार्बोहाइड्रेट खराब हैं, जबकि साबुत अनाज स्वास्थ्यप्रद होते हैं। पोषण संबंधी गलत जानकारी भी आम है, यानी कि अपने भोजन में लोग ऐसे सोचते हैं कि घी खाने से व्यक्ति मोटा होता है, घी तो भाई हानिकारक है। दूसरा अपन सोचते हैं कि भाई अनाज मत खाया करो, अनाज कुछ काम नहीं देता, है ना, क्योंकि उससे ऊर्जा तो बनती नहीं है, लोग ऐसे सोचते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है अपने लिए तो भाई, है ना, औरों को पता नहीं किससे ऊर्जा मिलती है, लेकिन अपन को तो ऊर्जा इससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो उत्तर भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, रोटी, गेहूं आधारित ब्रेड, दाल और सब्जियों का उपयोग, तथा दूध उत्पादों जैसे कि पनीर, दही का व्यापक सेवन। यह मसालेदार और समृद्ध व्यंजन भी लोकप्रिय हैं, यानी कि देसी खाना है उत्तर भारत में। अब दक्षिण भारत में देखते हैं, तो दक्षिण भारत में खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो दक्षिण भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि चावल का मुख्य आहार होना, इडली, डोसा, वड़ा जैसे व्यंजन, और नारियल, इमली व करी पत्ते का व्यापक उपयोग। यहाँ हल्के मसाले और ताजे खट्टे फल का अधिक सेवन किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्वी भारतीय, जिनमें बंगाल, ओडिशा, खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो पूर्वी भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि मछली और चावल का प्रमुख आहार होना, और सरसों के तेल का व्यापक उपयोग होना, मीठे व्यंजन जैसे कि रसगुल्ला हो गया, और पंचफोरन जैसे मसालों का मिश्रण भी यहाँ की विशेषता है। अब है पश्चिमी भारतीय क्षेत्र, खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं। तो पश्चिमी भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि मिठास और मसाले का संतुलन, विशेषकर गुजराती व्यंजनों में बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों का उपयोग। यहाँ स्ट्रीट फूड और स्नैक्स जैसे कि वड़ा पाव, ढोकला भी बहुत लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, भारत की क्षेत्रीय खाद्य परंपराएं जलवायु और कृषि उत्पादों में कैसे प्रभावित करती हैं, यानी इनको उत्पादों को कैसे प्रभावित करती हैं? भारत की क्षेत्रीय खाद्य परंपराएं जलवायु और कृषि उत्पादों से गहराई से प्रभावित होती हैं। प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु उसके विशिष्ट कृषि उत्पादों को निर्धारित करती है, जो फिर वहाँ के प्रमुख आहार का आधार बनते हैं। जैसे दक्षिण में चावल, उत्तर में गेहूँ, उपलब्ध मौसमी सामग्री ही स्थानीय व्यंजनों को आकार देती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं का स्थानीय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं का स्थानीय स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये अक्सर मौसमी, ताजे और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करती हैं, जो पोषण में भरपूर होती हैं। यह स्थानीय जलवायु और आवश्यकताओं के अनुसार शरीर को अनुकूलित करने में मदद करती है, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। अगर अपन पश्चिम राजस्थान में चाहें, वही पश्चिमी भारत में चाहें कि अपन चावल खाएं, तो ये इतना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ अपने राजस्थान जैसे क्षेत्र आते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्यूजन कुकिंग
भारतीय क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं को कैसे प्रभावित कर रही है? तो फ्यूजन कुकिंग भारतीय क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं को प्रभावित कर रही है, क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के तत्वों को मिलाकर एक नए व्यंजन बनाती है। यह रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और विविधता लाती है, लेकिन कभी कभी पारंपरिक व्यंजनों के मूल स्वाद और पोषण मूल्य को बदल सकती है। यानी कि अनेक चीज़ों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे करके अपने यूनिट 1 पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद।